स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक समय की बात है, सोनपुर नाम के एक राज्य पर राजा अमृतसेन का राज था। राजा के दरबार में एक युवा कवि भी था। सोमदत्त राजा को गीत और कविताएं सुनाकर उनका मनोरंजन किया करता था। असल में राजा और उसका कवि सोमदत्त बचपन के बड़े ही अच्छे मित्र थे। राजा हमेशा सोमदत्त को अपने साथ ही रखता था। वह अक्सर अपने राजकाज के मामलों में भी राय लिया करता था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब राजा सोमदत्त से ना मिले, उससे बात ना करें। राजा अमृतसेन की 2 रानियां थीं, जबकि सोमदत्त अभी तक कुंवारा ही था। सोमदत्त दिन भर राजमहल में राजा के साथ ही रहता। शाम के समय वह अपने घर चला जाता और कविताएं लिखता। एक दिन की बात है, सोमदत्त अपने घर से निकलकर नगर का भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि तभी उसकी नजर एक मकान की खिड़की से झांकती हुई एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की क्या थी, मानो कोई अप्सरा थी। उसकी सुंदरता का सोमदत्त पर ऐसा असर हुआ कि वो पहली ही नजर में उससे प्रेम करने लगा। सोमदत्त ने ये निश्चय कर लिया कि वह उस लड़की से ही विवाह करेगा। सोमदत्त अपने घर वापस आया तो उसने अपने एक खास नौकर को भेजकर उस युवती के बारे में पता लगवाया। नौकर ने वापस आकर उसे बताया कि वो सुंदर लड़की एक जुलाहे की बेटी है और उस गरीब जुलाहे का नाम महतो है। अब तो सोमदत्त अक्सर नगर के भ्रमण पर जाने लगा और वह उसी रास्ते से गुजरता जहां पर जुलाहे का घर था। आते जाते वह महतो की बेटी को देखा करता। इसी तरह से 1 महीना बीत गया। एक दिन की बात है, राजा ने सोमदत्त को अपने साथ शिकार पर चलने के लिए कहा, परंतु सोमदत्त ने शिकार पर जाने से मना कर दिया, जिसका कारण ये था कि उसे शिकार जैसे निर्दयी काम में कोई रुचि नहीं थी। जब राजा अपने कुछ खास सिपाहियों के साथ शिकार पर चला गया, तब सोमदत्त ने उसी दिन जुलाहे के घर जाकर उसकी बेटी का हाथ मांगने का फैसला कर लिया और फिर सोमदत्त जुलाहे के घर की तरफ चल पड़ा। उसने जुलाहे के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से किसी ने पूछा, कौन है? सोमदत्त ने जवाब दिया, एक परदेसी। अंदर से फिर से आवाज आई, तुम्हें क्या चाहिए परदेसी? सोमदत्त ने पूछा, श्रीमान महतो घर पर हैं क्या? दरवाजा खुला और जुलाहा महतो अंदर से निकलकर बाहर आया। अपने दरवाजे पर सोमदत्त को देखकर जुलाहा घबरा गया, क्योंकि वह सोमदत्त को पहचान गया था कि ये राजा का बहुत ही खास मित्र और राजा के दरबार का दरबारी है। जुलाहे के घबराने की वजह यह थी कि उस समय में राजमहल के कर्मचारी या दरबारी का किसी के घर में आ धमकना कोई अच्छी बात नहीं होती थी। यह किसी न किसी मुसीबत के आने की आशंका होती थी। सोमदत्त ने बड़ी ही विनम्रता से हाथ जोड़कर नमस्कार किया और अंदर आने की अनुमति मांगी। घबराया हुआ और डर से कांपता हुआ जुलाहा सोमदत्त को अपने घर के अंदर ले आया। वे दोनों बहुत देर तक बैठे हुए इधर उधर की बातें करते रहे। सोमदत्त अपने दिल की बात कहने में हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर वह निश्चय करके खड़ा हुआ। उसने जुलाहे से कहा, आप जुलाहे की कारीगरी में इतने माहिर हैं। श्रीमान महतो, मैं आपकी सुंदर और सुशील लड़की का हाथ आपसे मांगता हूँ। ये सुनते ही जुलाहे के मानो होश ही उड़ गए। वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि सोमदत्त जैसा बड़ा आदमी उसकी बेटी से शादी की इच्छा जाहिर करेगा। खुशी के मारे जुलाहे की आंखों में आंसू बहने लगे। फिर उसने अपने आप को संभाला और कहने लगा, हुजूर, हम लोगों की ऐसी हैसियत कहाँ। हम लोग तो आपकी दया पर ही पल रहे हैं। मुझ जैसे गरीब आदमी के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि आप जैसा बड़ा आदमी मेरी बेटी को पसंद करता है। लेकिन इसके बारे में
आपकी बेटी की क्या राय होगी? जुलाहे ने फौरन जवाब दिया, एक बेटी का तो यही फर्ज है कि वो अपने पिता की बात माने। रीति रिवाज के हिसाब से तो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी मैं लड़की के मन की बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि बिना उसके दिल की बात जाने मैं आगे नहीं बढ़ सकता। यदि उसे ये रिश्ता मंजूर ना हुआ तो मैं उससे शादी नहीं करूँगा और चुपचाप सिर झुकाकर यहाँ से चला जाऊँगा। जुलाहा दौड़ता हुआ अंदर कमरे में गया और अपनी बेटी से बोला, बेटी, तुम्हारी किस्मत का सितारा इस तरह से चमक उठा है कि तुम अब महलों में जाकर रहोगी। खुद राजकवि सोमदत्त तुम्हारे लिए विवाह का संदेश लेकर आए हैं। वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। मैंने तो उन्हें हाँ भी कर दी है, लेकिन उनका कहना यह है कि वो लड़की की मर्जी भी जानना चाहते हैं। तुम जल्दी से हाँ कर दो, कहीं वो अपना इरादा ना बदल दें, और कहीं उन्हें गुस्सा आ गया तो ये हमारे लिए अच्छा ना होगा। जुलाहे की बेटी, जिसका नाम चंदा था, वो हल्के से मुस्कुराई और कहने लगी, अपने पिता की बात मानना मेरा फर्ज है। आप उनसे कह दीजिए कि मुझे शादी का प्रस्ताव मंजूर है। जुलाहा खुशी से फूला ना समाया। उसने वापस आकर सोमदत्त से कहा, मैं हमेशा सच ही कहता था कि मेरी बेटी बहुत ही समझदार है। उसने हाँ कर दी है। सोमदत्त भी खुशी से अपने घर वापस लौट गया। अगले दिन उसने कुछ कीमती कपड़े और उपहार चंदा के घर भिजवा दिए। एक सप्ताह के बाद दोनों की शादी का दिन निश्चित कर दिया गया। अब सोमदत्त अपनी शादी की तैयारियां करने में जुट गया था। इधर उसी दिन राजा अमृतसेन ने अपने दरबारी से कहा, कवि सोमदत्त ना जाने कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। राजा का एक मंत्री जो सोमदत्त से कुछ ईर्ष्या करता था, उसने आगे बढ़कर राजा से कहा, महाराज, आप आज्ञा दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आज 20 दिन हो गए जब सोमदत्त महल में नहीं आ रहा। मैंने अपने कुछ खास गुप्तचरों को उसके पीछे लगाया था और ये मालूम हुआ है कि सोमदत्त आपको धोखा दे रहा है। राजा ने क्रोधित होते हुए पूछा, क्या कहते हो? सोमदत्त की ये हिम्मत? मंत्री कहने लगा, बिल्कुल सच कहता हूँ हजूर, बात बिल्कुल सच्ची है। वो आपसे ये कहते हैं कि रोजाना शाम के वक्त वो कविताएं लिखते हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि वो एक खूबसूरत लड़की से शादी करने की तैयारी में लगे हुए हैं। महाराज, उन्होंने एक बेशकीमती हीरा जो आपके मुकुट की शोभा बढ़ा सकता है, आपसे छुपा कर रखा है। उस लड़की का नाम चंदा है और वो एक गरीब जुलाहे महतो की बेटी है। अगले दिन जब सोमदत्त राज दरबार में आया तो राजा ने उससे पूछा, सोमदत्त, हमने शादी का फैसला किया है। लड़की बहुत ही सुंदर है, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? सोमदत्त ने कहा, क्या लड़की किसी अच्छे परिवार से है? राजा ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, और उसका पिता भी एक बहुत ही नेक और शरीफ आदमी है। तब तो महाराज, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। राजा ने अपने बाकी दरबारियों की तरफ एक कुटिल मुस्कान से देखा और कहने लगा, आप लोगों ने देखा, हमारे मित्र हमारी शादी के निर्णय को बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब हमारी इच्छा ये है कि हमारा दोस्त सोमदत्त हमारी शादी का संदेश लेकर लड़की वालों के यहाँ पर जाए। सोमदत्त ने बिना किसी संकोच के महाराज को प्रणाम किया और कहा कि महाराज की शादी का संदेश लेकर जाने से ज्यादा सम्मान की बात कोई और हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे महाराज का संदेश लेकर किसके यहाँ पर पहुँचना होगा? राजा ने तुरंत जवाब दिया, जुलाहे महतो के यहाँ पर। यह सुनकर सोमदत्त सन्नाटे में आ गया। उसके पांव तले से मानो जमीन ही खिसक गई हो, लेकिन अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, महाराज, मैं इस आदेश का पालन करने में असमर्थ हूँ। ये सुनकर राजा आग बबूला हो गया। उसने गरज कर कहा, अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि बात बिल्कुल सच्ची है कि आपने अपनी बात मुझसे छिपाए रखी। जाइए और जाकर मेरा संदेश लड़की वालों तक पहुंचाइए, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। सोमदत्त का प्रेम बहुत ही सच्चा और पक्का था। वह अपनी बात से टस से मस ना हुआ।
और राजा से कहने लगा, ये तो बिल्कुल असंभव बात है महाराज कि कोई आदमी अपनी मंगेतर के घर किसी दूसरे आदमी का शादी का संदेश लेकर जाए, अब चाहे वो दूसरा आदमी खुद इस राज्य का राजा ही क्यों ना हो। महाराज ने गुस्से में आकर उसी वक्त सोमदत्त को देश निकाले की सजा दे दी और शादी का पैगाम ले जाने का काम उन्होंने अपने मंत्री को दे दिया। दरबार से निकलकर सोमदत्त अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ जुलाहे के घर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उन्होंने चंदा को सारी बात बताई। चंदा ये सुनकर बहुत ही दुखी हुई और कहने लगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन महाराज से शादी नहीं करूंगी। तभी जुलाहा अपनी बेटी को एक दूसरे कमरे में ले गया और कहने लगा, राजा से शादी कर लो, ऐसा करने में ही हम लोगों की भलाई है, वरना महाराज हमारे पूरे खानदान को नष्ट करवा देंगे। चंदा ने फिर से वही बात दोहराई कि वह मर जाएगी लेकिन राजा से शादी नहीं करेगी। जुलाहा अपनी बेटी से मिन्नतें करने लगा कि वह अपने परिवार के बारे में सोचे, क्योंकि उसके इनकार करने पर राजा पूरे परिवार को मुसीबत में डाल देगा। लेकिन चंदा थी कि वह टस से मस न हुई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राजा का मंत्री शादी का पैगाम लेकर उनके घर आ पहुंचा था। चंदा सोमदत्त को लेकर एक दूसरे कमरे में चली गई। जुलाहे ने दरवाजा खोला तो मंत्री घर में दाखिल हुआ। मंत्री ने बिना समय गवाए राजा का आदेश जुलाहे को सुना दिया। जुलाहे ने कहा, हजूर, लड़की का दिमाग इस समय ठीक नहीं है। इस वक्त तो वो शादी से इनकार कर रही है, लेकिन मैं आपके पांव पकड़ता हूँ, आप दया करके ये बात राजा साहब से मत कहिएगा। मुझे विश्वास है कि वो शादी को तैयार हो जाएगी। मैं उसे समझाऊंगा कि एक दरबारी की पत्नी होने से अच्छा है कि वो राजा की दासी बनकर रहे। मंत्री वहां से चला गया, लेकिन जाते हुए वो ऊंची आवाज में ये भी कह गया कि कसम है मुझे, अगर लड़की ने अपनी मर्जी से हाँ ना की तो उसे पकड़कर बालों से घसीटते हुए यहाँ से ले जाया जाएगा। जब मंत्री वहां से चला गया तो सोमदत्त ने चंदा से कहा, मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि राजा ने मुझे देश निकाला दे दिया है। अगर किस्मत ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इतना कहकर सोमदत्त घोड़े पर सवार हुआ और वहां से चला गया। अगले दिन मंत्री फिर से जुलाहे के घर पर आया तो चंदा ने उससे कहा, मैं राजा से शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी 1 महीने के बाद होगी। मंत्री खुश हो गया और वापस आकर उसने महाराज को यह खबर सुना दी कि लड़की 1 महीने के बाद शादी करने को तैयार है। राजा ने कहा, ठीक है, तो फिर शादी की तैयारियां की जाए। दूसरी तरफ चंदा ने शादी करने की बजाय अपनी मौत को चुनना बेहतर समझा। उसने शरबत के प्याले में जहर मिलाकर पी लिया। ये जहर ऐसा था जिसका असर बहुत ही धीरे धीरे होना था। 2 दिन के बाद जुलाहे के घर पर राजा ने सोने और चांदी का ढेर लगवा दिया। समय बीता और शादी का समय भी आ चुका था। जिस समय महल में शादी की धूमधाम थी, उस वक्त चंदा का बुरा हाल था। जहर के असर के कारण वो मौत से जूझ रही थी। महाराज की बड़ी रानी दुल्हन को लेने के लिए उसके कमरे में आई तो देखा चंदा अपने कमरे में लगभग बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। रानी ने तुरंत वैद्य को बुलाया। वैद्य ने जांच करने के बाद बताया, महारानी जी, इस वक्त इन पर किसी जहर का असर हो चुका है। इलाज के लिए समय बहुत ही कम बचा है। अगर मुझे ये पता लग जाए कि इन्होंने कौन सा जहर खाया है तो मैं इनका इलाज जल्द से जल्द कर सकता हूँ, वरना समय हाथ से निकल जाएगा। आप जल्दी से पता लगवाइए कि ये किसी सांप का जहर है, बिच्छू का जहर है या किसी जहरीले पौधे का असर है, वरना इस लड़की की मौत निश्चित है। ये सुनते ही रानी घबरा गई। उसने चंदा से जहर के बारे में जानने की कोशिश की, परंतु चंदा उसे कुछ नहीं बता रही थी। रानी घबराकर दौड़ते दौड़ते राजा के पास गई। उसने राजा को सारी बात बताई और कहा, महाराज, जिसे आप अपनी रानी बनाना चाहते हैं वो तो किसी और से प्रेम करती है। अगर आपने उससे शादी कर भी ली तो वह आपकी नहीं हो पाएगी। फिलहाल तो हालत ये है कि वो मौत के मुंह में जा रही है।
राजवैद्य का ये कहना है कि जब तक उन्हें ये नहीं पता लग जाता कि उसने कौन सा जहर खाया है, तब तक उस जहर की काट बनाना उनके लिए संभव नहीं है। सिर्फ चंदा ही ये बात बता सकती है। अगर आप उससे शादी करने की जिद छोड़ दें तो वह जहर का नाम बता सकती है, वरना एक मासूम लड़की की हत्या का पाप आपके सिर पर रहेगा और हो सकता है कि इस पाप का परिणाम आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़े। रानी की बातें सुनकर राजा कुछ घबरा सा गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। राजा ने कहा, सचमुच रानी, हम एक बड़ी ही गलती करने जा रहे थे। हम इसी समय चंदा से शादी करने का इरादा छोड़ते हैं। आप कैसे भी करके उसकी जान बचा लीजिए। रानी दौड़ती हुई चंदा के पास आई और उसे बताया कि महाराज अब उससे शादी नहीं करना चाहते। वह जल्दी से बता दे कि उसने कौन सा जहर खाया है। चंदा, जिसकी हालत अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, धीमी आवाज में बोली कि उसने जंगल से जहर वाली बूटी खाई है। राजवैद्य को अब जहर के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। उसने तुरंत उस जहर की औषधि बनाना शुरू की। जल्द ही उसने जहर की काट तैयार कर ली और वो औषधि चंदा को पिला दी। धीरे धीरे चंदा की हालत अब कुछ सुधरने लगी थी। 4-5 दिन के इलाज के बाद चंदा अब पहले से स्वस्थ नजर आ रही थी। तब महाराज उससे मिलने आए और माफी मांगते हुए कहने लगे, चंदा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारे सच्चे प्रेम के आगे हमारे अहंकार ने हार मान ली। अब हम जल्द ही सोमदत्त को बुलवाकर तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। इधर सोमदत्त को भी इस बात की खबर मिल चुकी थी कि महाराज ने चंदा से विवाह नहीं किया है और उन्हें अपनी गलती का पछतावा है। जब चंदा बिल्कुल स्वस्थ हो गई तो महाराज ने शहर में ये घोषणा करवा दी कि सोमदत्त जहां पर भी हो वो महल में चला आए तो महाराज उसका विवाह चंदा से करवा देंगे। फिर सोमदत्त जब महल में लौट आया तो महाराज अमृतसेन ने उसे गले से लगा लिया और कहने लगे, सोमदत्त, हमसे बड़ी ही गलती हो गई जो हमने तुम जैसे मित्र के साथ ऐसा बर्ताव किया। जब चंदा पूरी तरह से स्वस्थ हो गई तो उसका विवाह सोमदत्त से करवा दिया गया और इस तरह से सोमदत्त और चंदा के सच्चे प्रेम की विजय हुई।